नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। क्या 2024 का चुनावी मुद्दा बनेगी पुरानी पेंशन व्यवस्था? ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात कुछ पुरानी जिसे सियासत ने फिर से नया कर दिया है। बात पुरानी पेंशन व्यवस्था की जो 2004 में खत्म हो गई थी, लेकिन 2024 के लिए फिर से जिंदा की जा रही है। मांग बहुत पुरानी है, विरोध बहुत पुराना है और इसी मांग को विपक्ष अब अपनी जीत का आधार बना रहा है। तभी तो कांग्रेस, आप, जेएमएम और टीएमसी इस दांव पर अपनी सियासत को चमका रहे हैं, क्योंकि उनको खूब मालूम है, खूब पता है कि सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग अब भी पुरानी व्यवस्था का मोह नहीं छोड़ रहा है। संभवतः यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति हो रही है और उसे राजनीतिक दलों का साथ भी मिलने लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा कर दी है। यूपी में अखिलेश यादव ने इसे अपने चुनावी वादों में शामिल कर लिया है। लेकिन एक हकीकत इसकी यह भी है, जान लीजिए, कि सभी राज्य सरकारों ने खुद ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था अपनाई थी। केंद्र ने किसी राज्य पर दबाव नहीं डाला था, यह भी इसकी एक हकीकत है। तो पुरानी पेंशन दांव या टेंशन, यही है एक बड़ा सवाल। 1 जनवरी 2004 अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं गुजरात के लिए और ये मांग लंबे समय से चली आ रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था का हम सियासी विश्लेषण करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्सी मौजूद हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, आप देख सकते हैं उनको। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, पुरानी पेंशन व्यवस्था के विश्लेषण के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपकी इस पर नजर है? इसको बहाल करने के लिए सालों से मांग उठती आई है, कुछ राज्यों ने इसको लागू भी किया है। एक बार फिर से कमिंग इलेक्शन के लिए पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने इसको चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, ऐलान कर दिए गए हैं। तो आज दर्शक जो इस वक्त ब्रेकिंग विद एजेंडा देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, इसको क्यों बंद किया गया, क्यों इसको फिर से वापस लागू करने की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार इसको क्यों लागू कराना नहीं चाहती है? देखिए विपनेश, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस साल के शुरुआत में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा चालू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार उनकी आई तो इसके बाद से वो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। और उसके बाद से ही लगातार अगर आप देखें, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब के अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वो लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। लोगों को ये लग रहा होगा कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए विपनेश, उसमें 10% वोट अखिलेश यादव को ज़्यादा मिले। और मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव की पार्टी को सीटें चाहे जितनी मिले, लोकतंत्र में सीटों का बहुत महत्व है, लेकिन जितना जनसमर्थन या जितना % वोट उनको मिला, ये अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित था। और इससे ज़्यादा वोट शायद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को मिल पाएगा कि नहीं, इसमें मुझे संशय है। और बहुत लोग ये मानते हैं कि उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो घोषणा थी, उसने उनके वोट % को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है।
अब बात आ रही है जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले एक साल के भीतर, या जिन जिन सरकारों की स्थिति आप देखिए गैर भाजपा सरकार, वहाँ पर ये ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की बात कही जाती है। आपको मालूम है सरकारी कर्मचारियों के बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कितना आकर्षण है, और तमाम अभी गुजरात में आपने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को देखा, राहुल गांधी ने भी गुजरात में कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों ने अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया था पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये फैसला लिया कि आज़ादी के बाद से जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी अंतिम वेतन का 50% प्लस वो डीए लिंक्ड पेंशन जो थी, और वो उनको मिलती थी उनके जीवित रहते तक, और उनके मृत्यु के बाद उनके पत्नी के पति को और पति की पत्नी को ये पेंशन मिलती थी 2004 के पहले जो लोग सेवा में आ गए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये फैसला किया कि अब नेशनल पेंशन स्कीम लाया जाएगा। ये जो है मार्केट लिंक्ड है, और इसमें एम्प्लॉय कुछ 10% के करीब अपना हिस्सा देता है, सरकारें देती हैं, उससे एक कॉर्पस फंड बनता है, उसके रिटायरमेंट के समय उसको 60% मिलता है और 40% उसको फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केट में। ये नई व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि राज्यों पर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा था, और उस समय के एक्सपर्ट्स ने ऐसी बात कही थी कि इससे, लेकिन जिस सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो इसमें से गायब होने लगी, वो आकर्षण कम होने लगा, तो सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग इसकी मांग कर रहे हैं। ये थोड़ा तकनीकी विषय है विपनेश, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में, चूंकि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, मोटी मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक PFRDA अथॉरिटी है, और वही अथॉरिटी ये मसले पेंशन के देखती है। जब ये एक्ट आया था पहले, तो उसमें एडहॉक, जब परमानेंट से पहले जब विचार विमर्श की बात हुई थी, तब राज्य सरकारों को इस बात की छूट थी कि वो चाहें तो इसमें आए NPS में, ना चाहें तो ना आए। पहले ऐसा था, फिर बाद में सारी सरकारें धीरे धीरे करके सारी सरकारों ने इस पर सहमति दी, और अब PFRDA अथॉरिटी जो है वो बन गई है। अब वही इन पैसों का, राज्यों से जो पैसे आते हैं उनका मार्केट में कैसे फंड मैनेजमेंट करना है, फंड मैनेजर जाना है, कहाँ इक्विटी में लगाना है, ये सारी चीज़ें PFRDA तय करता है। अभी राजस्थान सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, जो अभी आपने बात दिखाई, उन्होंने वहाँ पे घोषणा तो कर दी कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के वित्त सचिव ने PFRDA को लेटर लिखा कि हमारे 39,000 करोड़ रुपए जो आपके पास जमा है वो हमें आप दे दें, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं। PFRDA ने सीधे मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने मार्च में लोकसभा में, संसद में लिखित तौर पर यह जानकारी दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का उनका कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री ने 1 अक्टूबर से अभी उन्होंने अभी ये फैसला लिया है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का 1 अक्टूबर से। उसमें भी तकनीकी चीज़ है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है, ये क्लॉज दिया है कि अगर PFRDA हमारा पैसा वापस देने पर राजी नहीं हुआ तो हम ग्रेच्युटी की रकम से ही उसको एडजस्टमेंट करेंगे। यानी जो ग्रेच्युटी की रकम मिलनी है उसको कम करके उसको कुछ पेंशन का हिसाब बनाएंगे। अखिलेश यादव से एक इंटरव्यू में मैंने खुद ये पूछा था कि भाई आप पैसा कहाँ से लाओगे, तो उन्होंने कहा कि आलोक रंजन जी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने बहुत वित्तीय परामर्श लिया हुआ, उसके लिए अलग से नहीं, अगर पेंशन ट्रेजरी से नहीं आएगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। कर्मचारी यूनियन पर मैंने इस पर बहुत बार प्रोग्राम भी किया, बहुत जानकारी भी मुझे है। लेकिन एक बात ये भी है कि अब जब चुनाव के समय ये बात हो रही है तो सारे पार्टियों के पैनलिस्ट यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप रहती है, पुरानी पेंशन पे तमाम चीज़ें करती रहती है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इतनी बड़ी डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उसकी तरफ से एक चुप्पी है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाके कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार आएगी तो लागू कर देगी। दिल्ली में 7 साल से उनकी सरकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू की गई? तीसरी बात, ये जो राजस्थान में चुनाव होने 1 साल के भीतर, ये जो झारखंड की स्थिति तो आप देखे नहीं क्या हो क्या नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ वहाँ भी चुनाव होने, यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो आज ट्वीट कर रहे हैं कि इन राज्यों में अगर सरकार आई
दोबारा से गुजरात में तब इनको ये ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे। तो यही राहुल गांधी की यूपीए सरकार 2004 से 14 तक थी, तब ओल्ड पेंशन के बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सोचा? तो ये सारे सियासी मसले हैं, सब लोक लुभावन तरीके हैं वोट पाने के, सब अपना अपना चल रहे हैं राग, और इसमें सारे सरकारों ने फैसला किया हुआ। इतना आसान नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देना। मेरी बात सुन के कुछ राज्य कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफदारी करते हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके तहकीकात में जाएंगे तो ये मुझे ज़्यादा तक राजनीतिक जुमलेबाजी ही लगती है। और राजीव, आपने आखिर में अहम कह ही दिया कि हर बार इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाता रहा है और इससे कुछ फायदा भी मिला है, और एक बार फिर से उसको चुनावी हथियार के तौर पर ही देख रही हैं विपक्षी पार्टियां। बहुत सारी तकनीकी खामियों की आपने बात की। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। सर, मैं सीधे आपका रुख करूंगी। एक तो जो राजीव बात कर रहे हैं, तकनीकी खामी है बहुत सारी, इसीलिए इसको लागू नहीं किया जा सकता। और क्या आज की अर्थव्यवस्था ये कहती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जा सकता है? सर, इसके फायदे नुकसान? देखिए विपनेश जी, असली प्रश्न ये है कि एक आदमी जो उच्च श्रेणी का है, जो वरिष्ठ अधिकारी सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाए या सरकारी नौकरी में जाए। आप जानते हैं कि IIT IIM के जो बच्चे हैं, जब वो ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद उनको प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों की तनख्वाह मिलती है और सरकारी नौकरी में उनको 70-80 हजार रुपए महीना मिलती है। तो ऐसे लोग जो अच्छे हैं उनको सरकारी नौकरी की तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है और पूरी व्यवस्था है वो इन अधिकारियों पर निर्भर करती है। तो अगर उनको ये पेंशन या सब जो सुविधाएं हैं उनमें कमी की जाएगी, इसीलिए ये सुविधाएं दी गई थी जिससे वो बेईमानी की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ न बढ़े, उन्हें कम से कम इतनी इनकम मिले, इतनी पेंशन मिले कि वो सरकारी नौकरी की तरफ अच्छे लोग आए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम जो लाई है वो पूरी तरह से बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि अगर शेयर मार्केट अच्छा करेगा तो जो कर्मचारी है उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगी, अगर उसको रिटर्न अच्छा मिला तो उसकी जो इनकम होगी वो कम होगी। तो वास्तविकता में जो सरकारी नौकरियों के जो कर्मचारी थे उनकी इनकम का एक पोर्शन शेयर मार्केट की तरफ डाइवर्ट करना इसका उद्देश्य था, जिससे कि जो सरकार है उसको अगर डिसइन्वेस्टमेंट करे तो डिसइन्वेस्टमेंट करते समय अगर शेयर मार्केट ऊपर होगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर कम शेयर मार्केट होगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे। वास्तविकता में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वयन है उसकी भी मैं कमी देखता हूं। देखिए वास्तविकता में कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि निजी संस्थान के कर्मचारियों से कम तनख्वाह पाते हैं, अगर उनको ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए पेंशन स्कीम की आवश्यकता है, जिससे उनको अपने बुढ़ापे की चिंता न करनी पड़े, रिटायरमेंट की बात की चिंता न करनी पड़े, तो ये पेंशन स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसकी आवश्यकता है। और अगर राज्य सरकार कह रही है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहते हैं और जो हमारे पास बकाया धनराशि है हमें मिलनी चाहिए 35-36 हजार करोड़ की, तो मेरे ख्याल से कानून में परिवर्तन करके उनको ये धनराशि देनी चाहिए, जिससे राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की और अपने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए उनको वो सुविधाएं दे सके जिसके वो पात्र हैं। विपनेश जी, सर एक और जवाब जल्दी से चाहती हूं कि क्या आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था का हाल है, जीडीपी का हाल है, राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? मैं सिर्फ विपनेश से एक छोटा सवाल ये पूछना चाहता हूं। आप जो अभी बता रहे थे जी, प्रोफेसर क्या राज्य सरकारें आज की तारीख में आज राज्य सरकारें जो आज की तारीख में घोषणा कर रही हैं, आप सीधे सीधे बताइए क्या उनमें इतना सामर्थ्य, शक्ति और संवैधानिक वो अधिकार है कि वो लागू कर सकते हैं? PFRDA के बगैर वो नहीं कर सकती मेरी समझ से, और इसलिए इसका ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू करने की पूरी जिम्मेदारी, पूरा ओनर्स केंद्र सरकार पर जाता है। अगर वही कुछ परिवर्तन करे तो ऐसा हो सकता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। सर देखिए राजीव जी, एक तरफ हम लोग सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारा GST कलेक्शन जो है 1,40,000 करोड़ से ऊपर हो गया है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा मजबूत है। देखिए वास्तविकता में जो सारा भार है वो कमजोर वर्ग पे क्यों पड़ता है? आप देखते हैं कि जो बड़े संस्थान हैं उनकी जो नेटवर्थ है वो पिछले 3 साल के अंदर 5 गुनी और 6 गुनी हो गई है। जो शेयर मार्केट में निवेशित लोग हैं उनकी इनकम, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि राज्य सरकारें जो
नहीं, मेरा राजीव जी पूछिए आपका राजीव, प्रश्न पूछिए समझ गया। देखिए, सवाल पूछिए राजीव अपना। अगर केंद्र सरकार के पास आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है और वो बेफजूल के खर्चे हैं उन पे करने के लिए सक्षम है, तो अगर वो राज्य सरकारों को उनका जीएसटी का ड्यू नहीं देती है तो ये अनुचित है। अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब है, हम ये बेफजूल के खर्चे नहीं करेंगे जो आज हम देख रहे हैं देश के अंदर हो रहे हैं, सेंट्रल विस्टा के माध्यम से हो या मूर्तियां और बड़े ऐसी चीजों पे जिनकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, वास्तविकता में जो कर्मचारी वर्ग है और जो निजी क्षेत्र का कर्मचारी वर्ग है उसको पैसे की आवश्यकता है उसको। तो एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और हम जो है 10,000 करोड़ का प्लेन भी खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं भी अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। और जब कमजोर वर्ग का प्रश्न आता है, जब गरीब वर्ग का प्रश्न आता है, जब मध्यम वर्ग का प्रश्न आता है, तो आप कहते हैं मेरी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। देखिए कैसे हो गया राजीव जी कि हमारे देश का एक पूंजीपति विश्व का दूसरा सबसे धनाढ्य पूंजीपति हो गया, जबकि देश की 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो आर्थिक व्यवस्था या तो आपकी खराब है या आपकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था खराब है तो सब उसका फल भुगतें, अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो सब उसका लाभ उठाएं। मेरा कहना यह है कि गरीब और अमीर के बीच में जो ये खाई पैदा हो रही है और जब ठीक है गरीब सर, को समझ कुछ लाभ गए देने की बात आप। होती है दरअसल राजीव, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार के अदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर वो कहां से आ रहा है? इस बारे में सरकार क्यों कुछ नहीं कहती? अगर वहां पैसा है तो यहाँ क्यों नहीं है? ये उनका तर्क है। मैं दोबारा आऊंगी राजीव आपके पास, जरा मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। बीजेपी समर्थक आलोक वत्सी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे होंगे, पंजाब से लेकर गुजरात तक ऐलान कर दिया। पंजाब में तो इस पर काम भी हो रहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। गुजरात में आ जाते हैं तो वहां पर भी काम होगा। इधर राहुल गांधी ने कहा है कि पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन, और इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है मात्र ऑडिट कराकर। देखिए विपनेश जी, जो वस्तु स्थिति है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, तभी किसी चीज स्कीम को लागू करना चाहिए। सिर्फ पंजाब की बात कीजिए आप, तो अभी 11,000 करोड़ का उनके ऊपर पेंशन का बर्डन है। 2.63 लाख करोड़ के कर्जे में है पंजाब, और करीब 18,500 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ का ये फ्री बिजली स्कीम का उनके ऊपर लोड पड़ा हुआ है। तो अब आप बताइए, उसमें अगर ये नई स्कीम लागू करेंगे तो पैसा लाएंगे कहां से, ये वो बता नहीं रहे हैं। और जिन जिन राज्यों, आज झारखंड में लागू किया, झारखंड में क्यों लागू किया इससे भी आप अवगत हैं, तो वो खुद नहीं जानते हैं कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उन्होंने आनंद फानंद में इसको लागू किया। और केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया, इतने वर्षों से वहां पर काबिज है। आज गुजरात में और हिमाचल में इस बात का प्रचार करना मात्र वोट बैंक की तरफ अपने को आकर्षित करने के लिए करने वाली ये कवायद है। वही हाल छत्तीसगढ़ का है, वही हाल राजस्थान का है। जो वस्तु स्थिति है उसका मूल्यांकन करें, ये बताएं कि वो पैसा आएगा कहां से। स्कीम आप लागू कर दीजिए, कुछ भी लागू कर दीजिए। और अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि सेंट्रल विस्टा पे खर्च हो रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल विस्टा स्कीम कांग्रेस के समय में लाई गई थी, और वो एक नेसेसिटी है। आप किस जर्जर हालत में जो और भी मंत्रालय चल रहे हैं और जितना वहां पर वो लोग किराया दे रहे हैं, और जिस तरीके से एकदम कॉर्नर्ड होकर काम हो रहा है, कहीं बैठने की सही स्थिति नहीं है, इसलिए उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि वो देश की पूरी व्यवस्था वहां से लागू होती है। उस जगह को सही ढंग से कारगर बनाने के लिए आप मंत्रालयों में जाइए, एक कोने कोने में बैठे हुए लोग नजर आएंगे। तो आप वहां पर जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल सीम से फट रहा है, वो बिल्कुल व्यवस्था बैठने जा रही है। इस कारण से सेंट्रल विस्टा स्कीम को लाकर और वहां पर अनेकों मंत्रालय को वहां पर व्यवस्थित किया जाएगा। और बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं है आलोक जी? जी, बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, बुजुर्गों की जरूरत है तो उनके लिए स्कीम है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही खारिज कर दिया है। और वो स्कीम है जिससे उनको उसमें मिलता है और मिलता रहेगा। लेकिन वस्तु स्थिति है कि अब आपको इस बोझ को
सहन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मान आपने एक लीजिए आर्थिक स्थिति की बात की तमाम राज्यों की। केंद्र सरकार ने भी जब ये मांग उठ रही थी तो तमाम राज्यों की आर्थिक स्थिति का ऑडिट कराया है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। क्यों आलोक जी? अब वो किस कारण से नहीं हुई है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पंजाब की तो स्थिति है कि 2.63 लाख करोड़ का उनके ऊपर कर्जा है और 11,000 करोड़ का कर्जा उनके ऊपर पेंशन का है। 20,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने जो फ्री में बिजली देने की है वो है। उसके बीच में ये स्कीम लागू करेंगे तो ये बताएं ना कि पैसा कहां से लाएंगे। हम तो चलिए सिर्फ ये जवाब पूछ ले रहे हैं लेती कि हूं। अनुराग डांडा जी, मेरे सहयोगी राजीव ने बहुत सही और सटीक प्रश्न उठाया है। क्यों ना माना जाए कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए आप ये वादा करते हैं और एक बार फिर से गुजरात में कर रहे हैं। अगर इतने ही हितकारी हैं, इतना ही आप सोचते हैं, तो दिल्ली में इतने साल से आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं ये पुरानी व्यवस्था पेंशन की लागू की आप लोगों ने? नहीं, देखिए, अब इस बात के लिए कोई हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो वादा नहीं होता, वो गारंटी होती है, उसको पूरा किया जाता है। दिल्ली के अंदर हमने जो भी वादा किया उसको पूरा किया, गुजरात के अंदर भी जो कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आपका सवाल ये है कि दिल्ली में क्यों नहीं किया हमने, ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू क्यों नहीं की? दिल्ली के अंदर आप भी जानते हैं कि ज्यादातर अधिकार क्षेत्र सर्विसेज किसके अंडर है आज भी? आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, सर्विसेज आज भी किसके अंडर है? अगर हमको कोई प्रपोजल बनाना है, कोई भिजवाना है, ये डिपार्टमेंट हम दिल्ली के अंदर भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में आधे से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। उनके सहयोग के बिना यहाँ पर कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। जबकि आप देखें अगर, तो पंजाब के अंदर जैसे ही हमारी सरकार आई हमने तुरंत घोषणा कर दी। ये जो बीजेपी के समर्थक ये बता रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, इन्होंने बार बार बोला कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि सेंट्रल विस्टा जो बना रहे हैं उसका पैसा कहां से आया, कहां से जेब काटी सरकार ने लोगों की। इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि जो ये पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने इतना टैक्स बढ़ा रखा है, इतना महंगा कर रखा है, लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठा कर रही है सरकार, वो अपने दोस्तों का कर्जा माफ करने की बजाय अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे तो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि जो हजारों करोड़ रुपए के ये प्लेन खरीदते हैं हमारे बड़े नेताजी के लिए, उनका क्या है, उनका पैसा कहां से आता है? एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया। जो केंद्र सरकार है वो जीएसटी का राज्यों का पैसा, जो हक का पैसा है, उसको देने में भी आनाकानी करती रहती है। आपके साथ एक्सपर्ट बैठे हैं आज शास्त्री, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीएसटी का जो जायज हक बनता है वो देने से आनाकानी करती है। जो राज्यों का पैसा न्यू पेंशन स्कीम में जो केंद्र के पास रखा हुआ है, अगर कोई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहता है तो क्यों नहीं देगी केंद्र सरकार उसको वो पैसा? आप मुझे बताइए। और क्यों ऐसा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी डिबेट में अगेंस्ट नजर आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के? क्योंकि वो लोगों से कट चुके हैं, उनको लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। आप एक उदाहरण देके मैं आपको बताता हूं, आप सोचिए। आप फिर कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे लोग नहीं आते, सारा का सारा टैलेंट बाहर चला जाता है, प्राइवेट जॉब्स में चला जाता है। जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। क्या सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में? यही कि आपका पूरा जीवन सुरक्षित हो जाता है। पहले आपको तनख्वाह मिलती है, चाहे कम मिलती हो, लेकिन उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी जिससे गुजारा हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी की 78,000 रुपए सैलरी है सरकारी जॉब में, आज के दिन में 78,000 रुपए सैलरी है, टीचर की होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप जो शुरू में लगते हैं उनकी होती है। मान लीजिए 78,000 रुपए सैलरी है रिटायरमेंट के वक्त आपकी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको उस हिसाब से 39,000 रुपए की ओल्ड पेंशन स्कीम अगर होती तो 39,000 रुपए मिलने चाहिए आपको पेंशन के। न्यू पेंशन स्कीम में आपको 3,800 रुपए मिलते हैं, 3,500 3,800 रुपए, 4,000 रुपए, वो भी मार्केट पे डिपेंड करता है। तो जब ये स्थिति होगी तो आप खुद सोच करके देखिए कि 3,800 रुपए में, 4,000 रुपए में बिजली का बिल आ जाएगा इतना। तो अगर वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश में वो व्यक्ति नहीं रहता है तो बिजली का बिल आ जाएगा इतना तो उसका। नहीं, अनुराग ढांडा जी, ये तो आपने बता दिया कि कई सर्विसेज केंद्र सरकार के अंडर में है। आप बाकी और भी चीजों के लिए ट्राई कर चुके हैं। आपने दिल्ली में इस पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए एफर्ट किए क्या? आपने बात शुरू की, प्रपोजल आपने दिया अपना, जैसे आप देते हैं? नहीं, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां भी अगर हमने मूल रूप से, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे लीडरशिप ने ये कह दिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हम मानते हैं कि वो लागू होनी चाहिए, और गुजरात में हमने इसका अनाउंसमेंट किया कि हम लागू करेंगे। वो तो चुनावी वादे के तौर पर देखा जा रहा है, लागू कर रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन है, तो हमारी जो सारी चुनाव है वो सारे राज्यों में इस तरह से लागू होती है। हम कोशिश तो हर जगह कर रहे हैं, कहीं केंद्र सरकार करने देगी, कहीं नहीं करने देगी, लेकिन कोशिश तो हम हर जगह करेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे तो हर जगह, और हर जगह पे हम लोगों को उनका हक दिलवाएंगे।
ये जो सरकारी जॉब में लोग हैं, ये जो ईंट पत्थर की बात तो करते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्यों बनाया जा रहा है, वहां पर क्यों चलिए जरूरत ठीक है अनुराग जी, मैं तो ये कहती हूँ कि कम से कम आप दिल्ली में कोशिश तो करते, बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप करते ही हैं, एक बार यहाँ पर तो कोशिश करके देखते, लेकिन आपने नहीं की। बाकी राज्यों में आप चुनावी वादे जरूर कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, आप कैसे कह सकते हो? आप बताइए, मैं तो पूछ रही हूँ दर्शकों के लिए। कैसे कह सकते हो? अनुराग जी, तभी तो मैंने सवाल पूछा। केंद्र सरकार रोडे अटकाती है, केंद्र सरकार करने नहीं देती, सारे ऑफिसर्स उनके अधीन आते हैं। अच्छा चलिए ठीक है अनुराग जी, आपकी मान लेते हैं। चलिए बता दीजिए, जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं दिल्ली में, क्या कोशिश हुई है इसको लेकर? नहीं तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि ये सारी सर्विसेज, जो सारे अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के दबाव में रहते हैं। जहां हमारी अपनी सरकार पंजाब के अंदर फुल फ्लेजेड सरकार हमारी है, वहां पे हमने कितने दिन लगाए अनाउंस करने में? आप हमें ये बताइए, कितने दिन लगे हमको ये अनाउंस करने में, और उसको लागू करने में कितनी देर लगेगी, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन आप इस मेंटेलिटी को तो देखिए कि कोई पार्टी इसको करना चाहती है और कोई नहीं करना चाहती है। यानी भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पे इसके खिलाफ है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम होनी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार रोड़े अटकाती है दिल्ली में, इसीलिए हमने ये कोशिश नहीं की। समझिए कि लोगों की आवाज से लोकतंत्र और जनतंत्र चलता है। अगर आज के दिन में सारे एम्प्लॉइज ये मांग कर रहे हैं कि ये न्यू पेंशन स्कीम जो है वो उनके हित में नहीं है, उनके लिए सही नहीं है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू क्यों नहीं करनी चाहिए? ठीक है सर, लोगों की आपके सवाल का मैं जवाब ले लूंगी जब आलोक बच्ची के पास जाऊंगी दोबारा। अनुराग जी आती हूँ, आपने कह दिया है कि केंद्र सरकार रोड़े अटकाती है, इसलिए दिल्ली में हमने ट्राई नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। डॉक्टर साहब, आपसे भी यही सवाल है, जब केंद्र में आपकी सरकार थी तो आपने फिर क्यों कोशिश नहीं की? आज गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनी तो हम फिर ये जो पुरानी स्कीम है इसको लागू कर देंगे। जी पहले भी तो सरकार में है, यूपीए की केंद्र में सरकार रही, तब क्यों नहीं ये कदम उठाए गए? दो तीन बातें हैं विपनेश जी। पहली बात तो है कि हमारी दो सरकारों ने, छत्तीसगढ़ ने और राजस्थान ने, कर्मचारियों के हक में, उनके भविष्य को की सुरक्षा के हक में, सामाजिक सुरक्षा भी मैं इसको मानता हूं, जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए ये पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसलिए हाथ आंगन को आरसी क्या, अब तो स्पष्ट है कि हमने दिया है, हमने कोई वादा करने की बात नहीं है, और अन्य राज्यों में भी हम इस पे आगे बढ़ेंगे। आपने प्रश्न किया कि हमने उस समय किया क्यों नहीं। ये स्कीम जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी और उन्होंने जब भाजपा की सरकार ने 1 जनवरी 2002 को ये किया था, 2004 को, तो हमें भी उसमें समझने में समय लगता, हमें भी देखने में लगा शायद हो सकता है, क्योंकि भाजपा की सरकार प्रचार की सरकार होती है, तो लगा कि शायद इससे और ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। हमने 7वीं पेंशन सरकारी जो होता है वेतन आयोग, उसको देने का काम किया, जिसमें अच्छी खासी संख्या में हमने जो है वेतन वृद्धि की थी। याद होगा जब जब भाजपा की सरकार आती है, कोई ना कोई कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आती है और कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर चोट करती है। ये पहली बार नहीं हुआ है। वेतन आयोग की आज जो है बातें नहीं होती, वेतन आयोग भी कर्मचारियों के लिए अब खत्म हो गया है, अब वो प्रोफेशनली बढ़ेगा। उससे पहले हमारी सरकारों ने लगातार वेतन आयोग में एक ह्यूज जो है गैप था और उसमें बढ़ोतरी होती थी कई गुना, जो कर्मचारियों का हक था। अभी जो जब कोरोना का टाइम आया, 1 जनवरी 2002 से 30 जून 2021 तक भारत सरकार ने महंगाई भत्ता से लेकर के और जितने भी पुराने किस्त थे या भविष्य निधि के किस्त थे, सारे को सरकार ने कहा कि अब किसी को नहीं मिलेगा बकाया। और ये सिर्फ कर्मचारियों को नहीं, सैनिक जो हमारे हैं उनको भी नहीं मिलेगा। इससे 37,500 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए, लेकिन सरकार अपने क्षेत्र में जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च है, फिजूल खर्ची उसमें बहुत सारे हैं, उस पे 1 रुपए की कटौती नहीं की। मैं तो छोड़िए सेंट्रल विस्टा और बाकी प्लानिंग को, सरकार के जो अंदर के खर्च हैं उसमें कहीं कोई कटौती नहीं की गई। ये दुर्भाग्य है। 133 लाख जो है सैनिक कर्मचारी जो है केंद्रीय स्तर पर है, उन सबका कहीं ना कहीं ये सरकार जो है विरोधी पक्ष अपनाने का प्रयास किया। और उस समय सबका, ये जब भी आती है सरकार, ये कर्मचारी विरोधी होती है, ये गरीब विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी है। अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा, बात सच है, इन दौरान लोगों की संपत्ति, लोगों की आय खत्म हो गई, कुछ लोगों की संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ गए। इनके 142 पूंजीपति मित्रों की संपत्ति इसी कोरोना काल में 30 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए, लेकिन कोई भी कर्मचारी का वेतन पर भी कटौती की गई, उनके किस्त पर भी कटौती की गई और आगे भी कभी नहीं जुड़ेगी। ये इस सरकार का मंशा है। अब बात आती है कि कांग्रेस सरकार कैसे इसको लागू करेगी। छत्तीसगढ़
सरप्लस स्टेट वाला राज्य है, वहां पे हमारे पास जो चीजें हैं उसको हम लोग स्टडी किए, हम लोगों ने पाया कि हम इसको कर सकते हैं। हाँ, पुराने जो हमारे जो अभी राजीव जी ने कहा है आरडीए में जो पैसे जमा है, सरकार का ये नियत यदि साफ होगा तो सरकार उन कर्मचारियों का पैसा लौटा दे, उसमें बेवजह कोई विवाद न खड़ा करे, पहली बात। दूसरी बात, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिससे, और इसमें तो कर्मचारियों का 50% जाता है। मैं खुद प्रोफेसर हूं और मैं 2003 में मेरी ज्वाइनिंग है, 2004 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई वो बेचारे आज इससे मरहूम हैं, उनको नहीं मिलता है पेंशन। मैं सौभाग्यशाली हूं इस मामले में, मानता हूं कि मुझे ये पेंशन योजना के अधीन हूं और ये सिक्योरिटी हमारी है, हमारे परिवार की सिक्योरिटी, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी है। क्यों नहीं मिलना चाहिए कर्मचारियों को? सरकार अपने मित्रों की सिक्योरिटी तो कर रही है, सुरक्षा कर रही है। जो सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी आएंगे तभी तो अच्छे लोग आएंगे। अब तो बैकडोर एंट्री आपने जरूर कर दी है, लेकिन जो लोग काम करने वाले ईमानदार प्रवृत्ति के लोग हैं वो कैसे इस योजना के तहत आएंगे? और अंतिम बात, लास्ट बात, ये सरकार की मंशा 2-3 बिंदुओं पर आई। कैसे वेतन आयोग खत्म किया, कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किया, और धीरे धीरे सरकारी जो क्षेत्र के कंपनियां हैं जिसको खत्म करके बेच करके चाहती है कि सरकारी नौकरी ही खत्म हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्यम वर्ग और गरीब विरोधी ये सरकार है, ये लगातार अपने पूंजीपतियों का ठीक है डॉक्टर जी उपाध्याय, आपने अपनी बात रख दी। क्यों आपने लागू नहीं कराया उसे ये बताया है, और अब कैसे आप लागू कराएंगे ये बता रहे हैं। राजीव, सबकी बात सुनने के बाद आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जो पहले बात कही थी वो अभी भी कह रहा हूं कि दुनिया के जीवित सबसे काबिल अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, तब ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत की लागू हुई थी। अगर वो चाहते तो इसमें संशोधन कर सकते थे। इसमें चीज ये तो जब से ओल्ड पेंशन खत्म हुई है तब से कर्मचारियों की मांग है और मुझे बहुत हद तक जायज़ भी लगती है। देखिए, मैं वित्त मामलों का उतना जानकार नहीं हूँ। अगर आप वित्तीय जानकारों से पूछेंगे तो कहेंगे कि अगर ये लागू हुई तो 2035 तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और विकास कार्य उससे प्रभावित होंगे। तमाम उसके अलग अलग तर्क हैं, लेकिन बात यह है कि हाँ, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने, राहुल गांधी ने गुजरात में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वायदा किया। बड़ी हैरानी की बात यह होती है विपनेश कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 150-180 दिन बने हुए हैं, तब पिछले 25 सालों में 15 साल अकाली दल की सरकार थी जो बीजेपी के सहयोग से थी और 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन तब बीजेपी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पंजाब पे तो इतना उधार है, इतना कर्जा है और भगवंत मान की सरकार या आम आदमी पार्टी वहाँ ऐसे कर रही है। अरे भाई, उनको तो आए 180 दिन हुए, 25 साल में 15 साल आपने राज किया, 10 साल दूसरे ने राज किया, तो ये धार क्यों हुआ? इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? ये तो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ सबसे ज़्यादा तेजी से चली, 7 साल चली, जहां अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि वो दूसरी बार भी चुनाव जीत रहे हैं, वहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का कभी कोई वायदा नहीं किया। गुजरात में वायदा करने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि हम सोच रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। और इसके बाद राहुल गांधी, जिनकी इतने राज्यों में इतने दिनों से सरकार है, यही राजस्थान की सरकार जब आई थी तो 1 साल के भीतर फैसला क्यों नहीं किया? यही झारखंड की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आई थी तो आने के 1 साल के भीतर ऐलान क्यों नहीं किया? जब 1 साल कार्यकाल बचे तब आप ऐसे अंत के 1-1.5 साल में ऐसी जब घोषणाएं करते हैं तो इसको सीधे सीधे चुनाव से जोड़ा जाता है। और मैंने पहले जो अपनी बात शुरू की थी कि अखिलेश यादव ने ये घोषणा की थी और जितना वोट परसेंट उनका बढ़ा है उसमें राजनीतिक दलों को लगता है कि इस घोषणा का भी बहुत असर रहा है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि सरकार कानून नियम जो बन गए, जिससे सब लोग अभी बद्ध हैं, जो PFRDA अथॉरिटी है उससे सारे राज्य सरकारें बधी हुई हैं। अगर वो पैसा रिलीज नहीं करेगा तो कोई भी सरकार वायदे कितने कर ले, जमीन पर उसको लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारी सिस्टम ही ऐसा होता है। एक छोटा सा मजेदार किस्सा भी सुना देता हूँ। एक ऑटो चालक थी गाजियाबाद में, उसके ऑटो को कुछ शराबियों ने रात में आग लगा दी। वो महिला अकेले ऑटो चलाकर अपना खर्चा चलाती थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पता चला कि ऑटो जल गया। उन्होंने ऑटो बुला करके उसको एक नया ऑटो खरीद करके दे दिया और उसका रजिस्ट्रेशन उसके नाम से हो गया। वो फिर से चलाने लगी, बहुत खुश थी। लेकिन अखिलेश यादव से इस मुलाकात के दौरान उसने कहा कि सर, मेरे पास
घर नहीं है, बहुत गरीब है, हमारे बच्चे रहने के लिए नहीं, हम खाना पीना का जुगाड़ कर पाते हैं, घर का नहीं। तो उन्होंने कहा लोगों से कि देखिए अगर इनको भी गरीब आवास योजना के तहत घर मिल सके तो देखिएगा। जब उसने फॉर्म भरा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब उसने पता किया कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुझे घर मिल जाए, क्यों नहीं मिला, तो उसे कहा गया कि आपको घर नहीं मिल सकता क्योंकि अब आप अपात्र हो गई हैं। अपात्र इसलिए हो गई हैं कि इसका नियम सरकारी ये है कि आपके नाम से कोई वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए और आपके नाम से ऑटो पंजीकृत है। तो वो ऑटो मिलना उसके घर के मिलने में रोड़ा अटका गया। तो ये सरकारी सब सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता रहता है। जब इसका मैंने पहले ही कहा कि जब तक केंद्र सरकार PFRDA में संशोधन नहीं करती है, नए सिरे से इस पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार नहीं सोचती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और अब क्लोजिंग कमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, सभी से जल्दी जल्दी रिएक्शन लेंगे। आलोक वत्स जी, करना तो मेन केंद्र सरकार को ही है, लेकिन केंद्र सरकार ना संशोधन कर रही है ना इस पर कुछ कह रही है। वजह क्या है, क्यों नहीं आप लागू करवाना चाहते हैं? देखिए, वजह स्पष्ट है, वित्तीय बोझ अभी सहन करने की शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज, जिस समय अटल जी के समय ये लागू किया गया था, उसके बाद मनमोहन सिंह ने 10 साल, कांग्रेस को तो हर चीज में टाइम लगता है सोचने में। जैसे इन्होंने अध्यक्ष, अब कवायद हो रही है अध्यक्ष बनाने की, उसमें भी 9 साल लग गए। तो अब ये इस स्कीम की योजना उन्हीं जगहों पे लागू कर रहे हैं जहां जहां पर चुनाव आसन है। चाहे झारखंड में जो स्थिति हुई उसके कारण हेमंत सोरेन ने किया, राजस्थान में चुनाव आसन है, छत्तीसगढ़ में चुनाव आसन है। और रही बात आपकी, तो आपने पंजाब में अभी लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं, हमने डायरेक्शन दिया है पता करने की, लेकिन वो, और जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं चुनाव, अब तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने को देखना चालू कर दिए हैं। स्थिति साफ कर दीजिए, आप मौका ही क्यों दे रहे हैं? केंद्र सरकार इस पर स्थिति साफ कर दे, हो सकती है, नहीं हो सकती, साफ साफ बता दें। हमारी स्थिति स्पष्ट है, अभी के समय में लागू नहीं हो सकती। और जब अटल जी के समय लागू भी हुआ था तो राज्य सरकारों को ये खुली छूट थी कि आप लागू करें या ना करें, सबने स्वतः लागू किया इसको। कोई सेंटर का डायरेक्शन नहीं था। ये बात सच है, ये कोई सेंटर का डायरेक्शन नहीं था, तो इन्होंने खुद लागू किया। आज फिर हमको दोष दे रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बात सच है जो आलोक वत्स जी कह रहे हैं। तब किसी पर कोई फोर्स नहीं था, सबने अपनी मर्जी से इसको लागू किया था। और अब वो कह रहे हैं कि अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको लागू किया जाए। और अनुराग टांडा जी जो कह रहे थे कि दिल्ली में केंद्र की सारी सरकार है, सब कुछ उन्हीं का है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कम से कम ये सभी राज्यों में नहीं, एक एक करके जी, आलोक वत्स जी एक एक करके, अभी वक्त कम है, जल्दी से पार्टी कम से कम इसको लाके बताती तो क्या लाना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उसमें जवाब दे दिया कि केंद्र सरकार रोड़े अटका दिए, इसलिए वहां पर वादा भी नहीं कर पाए। ऐसा में उस समय राज्यों की बात जो लोग अभी आर्गुमेंट दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश सभी राज्यों में तो भाजपा की ही सरकार थी। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश में थी, राजस्थान में थी। जहां जहां भाजपा की सरकार थी उन लोगों ने ही राज्यों में लागू करवाया वाजपेयी जी के इस स्कीम को। आज ये आप कह रहे हैं कि उस समय राज्यों को छूट थी। अरे भाई, तो छूट थी और सरकार आपकी थी। अब जब हम लोगों ने लागू करने का बात किया तो आप कह रहे हैं चुनावी राज। अरे भाई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 1 साल पहले, 6 महीना पहले से लागू करने की बात की छत्तीसगढ़। मैं जवाब इस पर लेना चाह रही थी आगे अनुराग जी और प्रोफेसर जी आपसे, लेकिन वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। मुद्दा ऐसा है कि कई घंटे तक इस पर चर्चा हो सकती है। आप देखिए, जब भी चुनाव नजदीक होता है ये पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा जोर पकड़ता है। कमिंग इलेक्शन है गुजरात में और उसके बाद लोकसभा पर नजर रहेगी। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इसको अपना हथियार बना रहा है। लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे ताकि इस पर विराम लगे कि ये लागू हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऑडिट करा के आर्थिक स्थिति राज्यों की, केंद्र की क्या कह रही है, कम से कम जो हर बार ये वादे किए जाते हैं इन पर तो विराम लगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी